हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट टॉपिक है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो ये बॉन्ड का मतलब क्या है। तो बॉन्ड जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब कि कंपनीज जो है या तो गवर्नमेंट अगर उनको लोन चाहिए, ठीक है, तो वो डेट कैसे कलेक्ट करेगी। तो ये जो बॉन्ड है उसके थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक से डेट डेट कलेक्ट करते हैं। और ये बॉन्ड जो है उसमें ऐसे होता है कि ये या तो कूपन रेट पे दिए जाते हैं या तो डिस्काउंट रेट पे दिए जाते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि बॉन्ड अगर जैसे कूपन रेट का मतलब ये हुआ कि 1000 रुपीज का बॉन्ड अगर आज हम परचेस करते हैं और इसकी वैलिडिटी जो है वो 5 years का है, ठीक है। ये एक बॉन्ड 1000 रुपीज का हमने गवर्नमेंट से परचेस किया जिसकी वैलिडिटी 5 years है। हर साल अगर ऐसे ये कूपन रेट डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड, कि अगर 10% कूपन रेट इस पे मिलेगा तो हर साल ये 1000 रुपीज पे 10% ये बॉन्ड पे मिलेगा। और 5 years के बाद में जब हम इसे वापस गवर्नमेंट को बेचेंगे, वापस सबमिट करेंगे, तब ये जो इंटरेस्ट जमा हुआ होगा ये 1000, तो 1000 की जगह पे हमें 1000 प्लस ये जो कूपन रेट के थ्रू जो इंटरेस्ट मिला है वो हमें मिलेगा। तो ये इन्वेस्टर्स को ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है इसके लिए इन्वेस्टर्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अभी डिस्काउंटेड बॉन्ड जो होते हैं, डिस्काउंटेड रेट बॉन्ड, उसमें ऐसा होता है कि 1000 रुपीज का अगर बॉन्ड है तो वो हमें लेट से हमने 900 रुपीज में आज खरीदा और 5 साल के बाद जब हम इसे बेचेंगे तो हमें 1000 रुपीज वापस मिलेंगे। तो ये 900 और 1000 रुपीज के बीच का जो गैप है वो होगा इंटरेस्ट रेट, वो होगी हमारी यील्ड बॉन्ड के ऊपर। तो हमें उतना पैसा मिलेगा। इसीलिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट यूज करती है। इस तरह से बॉन्ड मार्केट पूरा चलता है, ठीक है, और बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं। अभी ये सोवरेन बॉन्ड का मतलब क्या है। सोवरेन बॉन्ड का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट इश्यूड बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है वो गवर्नमेंट इश्यू करेंगे थ्रू आरबीआई। गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेंगे कि ऐसे हमें बॉन्ड्स इश्यू करने हैं, और आरबीआई के थ्रू जब गवर्नमेंट कोई भी बॉन्ड इश्यू करती है तो उसे सोवरेन बॉन्ड कहा जाता है। और ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है। ग्रीन बॉन्ड का मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं। ग्रीन प्रोजेक्ट का मतलब ऐसा है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिसमें कार्बन एमिशन जो है ये कम होगा। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है काफी सारे, जैसे कि सोलर पैनल सेटअप करने का अगर कोई प्लांट गवर्नमेंट को रखना है, ठीक है, या तो सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, या फिर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाना है, या कुछ भी और, ठीक है, जैसे कि ई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट डालना है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट के पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है। तो ये जो फंडिंग रेज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी मतलब जो ये सब जो टेक्नोलॉजीज है इसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज कहते हैं। और ग्रीन टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट्स में यूज होगी उसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स कहेंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो बॉन्ड इश्यू होंगे उसे ग्रीन बॉन्ड कहा जाएगा। तो यहाँ पे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का मतलब ऐसा है कि ऐसी गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होंगे, ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड इश्यू करेंगे जिन्हें सोवरेन ग्रीन बॉन्ड कहा जाएगा। अभी हम देखते हैं कि ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे हैंडल करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है। क्या अप्रूव किया है, तो एक फाइनल फ्रेमवर्क है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इश्यू करने के लिए। एक फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क को फाइनल किया है, और ये फाइनल फ्रेमवर्क फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इश्यू किया है कि इस हिसाब से अभी हम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को इश्यू करेंगे। ये इश्यू होंगे क्योंकि उनको कुछ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स चाहिए। ऐसे पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स होंगे कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी से कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में सहायता करेंगे, ठीक है। तो यहां से याद रखिएगा कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है। तो गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स इश्यू करेंगे। ये बॉन्ड जो होंगे जो इकोनॉमी से कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो होंगे, ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर
ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट जो भी बॉन्ड्स इश्यू करेंगे उसे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। अभी हम देख लेते हैं कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, किस तरह से है। तो गवर्नमेंट इश्यू करती है, सोवरेन है नाम में मतलब। अभी ये जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा कि जो क्लाइमेट एडेप्टेशन और मिटिगेशन में काम करेंगे, कि क्लाइमेट के साथ कुछ भी एडेप्टेशन करना है या मिटिगेशन, जो भी क्लाइमेट चेंज की जो इफेक्ट्स है उसको मिटिगेट करना है। तो ऐसी, और ये चीज हो सकती है अगर हम कार्बन एमिशन कम करें तो कार्बन एमिशन कम करने के लिए हमें कुछ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट जो है वो नए लाएंगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेज करने के लिए गवर्नमेंट ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इश्यू करेगा। इन्वेस्टर्स जो भी होंगे, जैसे मैं, आप, कोई भी, तो जो भी इन्वेस्टर्स है इनको ऐसे प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है वो ये ऐसे ग्रीन बॉन्ड परचेस करेंगे। और ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के जो भी होल्डर्स होंगे, जो इन्वेस्टर ने इसे परचेस किया होगा उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। आईटी एक्ट के अंडर में आईटी रिटर्न जब वो फाइल करेंगे तो ये उन्होंने ये ग्रीन बॉन्ड लिया है ऐसा सेविंग दिखा के उनको इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, तो ऐसे टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा है कि फर्स्ट जो भी ग्रीन बॉन्ड जो है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के अलावा काफी ग्रीन बॉन्ड इश्यू किए जा चुके हैं ऐसी कंपनीज को जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम करती है, वो ग्रीन बॉन्ड इश्यू कर चुके हैं। तो ऐसे 2007 में फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड हमारी कंट्री में इश्यू हुए थे। अभी ग्रीन बॉन्ड का फायदा ये है कि ये जो है वो लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अट्रैक्ट करता है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ऐसा है कि अगर हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो लोन लेके जो इंटरेस्ट पे करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो होगा वो कम होगा। कैपिटल के ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो सारी कॉस्ट जो है ये ग्रीन बॉन्ड में कम होगी, गवर्नमेंट इस पे कम इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बॉन्ड से इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो है क्योंकि ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को एंश्योर करता है। और साथ में ही ऐसा है कि इन्वेस्टर कब ऐसे कोई भी बॉन्ड परचेस करेगा कि जब उसको ये बॉन्ड क्रेडिबल लगेंगे कि हाँ हमारे पैसे डूब नहीं जाएंगे, ठीक है। और कमिटमेंट कि एक्चुअली ये जो बॉन्ड रेज करेंगे उससे जो भी प्रोजेक्ट्स फंड होंगे तो वो एक्चुअली क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे कि नहीं, ग्रीन प्रैक्टिसेस यूज करेंगे कि नहीं। और बॉन्ड रेजिंग प्रोसेस जो है वो भी हम आरबीआई के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी और कमिटमेंट जो है वो गवर्नमेंट का दिखेगा। सो इन्वेस्टर्स इसमें करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है कि गवर्नमेंट इश्यू करेगी ऐसे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए कि जो क्लाइमेट एडेप्टेशन और मिटिगेशन में काम लाएंगे, मतलब कि ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। और ऐसे जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट होगा, कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं या तो प्रो एनवायरमेंट पीपल होते हैं कि जिनको ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद होता है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और उन्हें टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और फर्स्ट 2007 में ऐसे ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू किए गए थे, ये चीज याद रखिएगा। अभी है कि इसका फ्रेमवर्क, मैंने बोला कि फाइनल फ्रेमवर्क अप्रूव कर दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो यहाँ पे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी बनाई थी। किस चीज के लिए बनाई थी कि कौन से ग्रीन प्रोजेक्ट ऐसे है कि जो प्रोजेक्ट्स को हम इनिशिएट कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है इसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट्स सही में कैसे काम करेंगे, उनका रिटर्न कैसे आएगा, वो एक्चुअली उसका स्केल कैसा है, तो ये सब इवेल्युएशन करने के लिए और प्रोजेक्ट्स को सिलेक्शन करने के लिए ऐसी ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी जो है इसके अंदर कुछ लाइन मिनिस्ट्री, मतलब जस्ट यही नहीं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री से होंगे, कुछ मेंबर्स जल शक्ति मिनिस्ट्री से होंगे। तो इस तरह से अलग अलग मेंबर्स के साथ में ये कमेटी बनाई गई थी और उनके जो चेयरपर्सन थे ये है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, ठीक है। अभी ये जो भी ग्रीन बॉन्ड जो है उसमें से जो भी इकट्ठा करेंगे गवर्नमेंट, जो भी फंड्स, ठीक है, ये फंड जो है वो CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही जमा किया जाएगा। अभी जब भी ऐसे कोई भी फंड अगर कंसोलिडेटेड फंड में जमा किया है और एक बार जमा होने के बाद
CFI से जब भी हमें पैसे उठाने होते हैं गवर्नमेंट को फॉर एक्सपेंडिचर, तो कंपनीज को भी देने पड़ेंगे। तो कंपनीज को देने के लिए जब वो पैसे उठाएंगे तो उनको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं उठाए जा सकते। तो इसीलिए वो अप्रूवल कैसे मांगेंगे, तो एक फाइनेंस बिल पास करेंगे, ठीक है, एक फाइनेंस बिल बनाएंगे कि ये प्रोजेक्ट्स है और ये प्रोजेक्ट्स के लिए इतना अमाउंट हमें CFI से विड्रॉ करना है। तो ये फाइनेंस बिल जो है वो जब पास हो जाएगा तब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को नोटिफाई करेगी कि ये प्रोजेक्ट्स है और उनको इतना इतना फंड चाहिए जो आप उनको दीजिए। तो ये जो ग्रीन एक्सपेंडिचर्स है, एलिजिबल ग्रीन फंड्स जो है, जो भी प्रोजेक्ट्स है, उनको कैसे यूज करना है वो ये फाइनेंस बिल में स्पेसिफाई होगा और वो फिर RBI के थ्रू वो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ से याद रखना है कि ये GWFC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कॉन्स्टिट्यूट की थी। उसके हेड चेयरपर्सन जो थे वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। वो क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो सिलेक्शन और इवेल्युएशन करने के लिए कि कौन से प्रोजेक्ट्स को ऐसे ग्रीन फंडिंग हमें देनी है। इसकी प्रोसीड जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किए कर दी जाएगी और फाइनेंस बिल से उसे विड्रॉ किया जाएगा। एक बार फाइनेंस बिल पास हो जाएगा फिर RBI के हाथ में रहेगा। RBI को पावर्स दिए जाएंगे कि आप ये जो फंड्स है, ये फंड्स एलिजिबल प्रोजेक्ट्स को दे दीजिए। सेकेंड टॉपिक है एरोजोल पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एरोजोल क्या है? एरोजोल का मतलब ऐसा होता है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि पॉल्यूटेंट्स है वो, या तो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स, ठीक है, वाटर वेपर है या कुछ भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, तैरते रहते हैं, उसे एरोजोल कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि ये लो लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी है ही कि जो एटमॉस्फेयर में रहेंगे। हाई ह्यूमिडिटी जब भी रहेगी तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में हमें वाटर वेपर लगती है। तो ये वाटर वेपर है, इसके साथ में जो भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स है उसके अराउंड जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर है वो जमा हो जाती है। तो इस तरह से पॉल्यूटेंट्स के अराउंड में ये वाटर वेपर जमा हुई तो ये भी एरोसोल बनाएगी, तो इसे भी एरोसोल कहा जाएगा। तो या तो ये सॉलिड पार्टिकल्स होंगे या तो डायरेक्टली लिक्विड ड्रॉपलेट्स होंगे कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं और ये पॉल्यूटेंट की तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि इसको अगर इनहेल किया जाए तो हमारे लंग्स में ये जाके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो ये क्यों न्यूज में है? तो फर्स्ट है कि बोज इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, उन्होंने एक स्टडी पब्लिश किया है, उन्होंने कुछ रिसर्च किया है, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दिए हैं। वो रिपोर्ट्स में उन्होंने ऐसे बोला है कि वेस्ट बंगाल का जो एरोजोल पॉल्यूशन है वो 8% जितना इंक्रीज होगा, अभी जो है उससे 8% ज्यादा होगा, और वर्स्ट आफ्टर बिहार। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि बिहार जो है वो सबसे ज्यादा एरोसोल पोल्यूशन का शिकार है। बिहार में एरोसोल पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, फिर ये वेस्ट बंगाल आएगा कि वेस्ट बंगाल में भी इतना एरोसोल पोल्यूशन इंक्रीज होगा और वो सेकेंड नंबर पे चला जाएगा। ये जो वेस्ट बंगाल का जो एरोसोल पोल्यूशन है वो वेरी सीवियर जोन, वेरी सेंसिटिव रेड जोन के अंदर रहेगा, ऐसा ये स्टडी में बोला गया है। यहाँ से याद रखना है कि एरोसोल क्या है और कौन से इंस्टीट्यूट ने ये स्टडी पब्लिश की है, तो बोज इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। एरोसोल पॉल्यूशन क्या है? तो एरोसोल पहले तो देख लेते हैं कि वो बहुत ही स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स है या तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है जिनका डायामीटर 1 माइक्रोमीटर से कम होता है और एटमॉस्फेयर में वो तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। तो ऐसे एरोसोल्स जो है वो नेचुरल भी होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी होते हैं। नेचुरल जैसे कि फॉग है, मिस्ट है, डस्ट नेचुरल भी डस्ट होती है कि मिट्टी जो है वो उड़ती है, अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए तो वो डस्ट फॉर्म में रहेगी, तो वो भी एक नेचुरल डस्ट है, ठीक है ना। तो फॉग, मिस्ट और डस्ट जैसे नेचुरल भी हो सकते हैं एरोसोल, और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है मैन मेड, कि ह्यूमन के थ्रू जो भी एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे उसे एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स कहा जाएगा। तो जैसे कि पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स, तो पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स में आएंगे PM 2.5 और PM 10। ये PM 2.5 और PM 10 ये इतने छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स है, पॉल्यूटेंट्स है, एक्चुअली ज्यादातर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये। तो ये जो 2.5 और PM 10 जो है, 2.5 का जो डायामीटर है
वो 2.5 माइक्रोमीटर जितना होता है और PM10 का 10 माइक्रोमीटर जितना होता है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स है और ये पॉल्यूटेंट्स है, ये कार्बन पार्टिकल्स है, ठीक है ना। ये जैसे कि हम धुआं करते हैं, स्मोक होती है, व्हीकल का जो धुआं निकलता है, फिर इंडस्ट्री से भी जो स्मोक्स निकलते हैं, उन सब में ये PM2.5 और PM10 रहता है। तो ये PM2.5 और PM10 जिसे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, PM का फुल फॉर्म है, तो वो होंगे। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स जो भी हम बनाते हैं उसमें से जो मिस्ट आएगी, ठीक है ना, उसमें से जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे एटमॉस्फेयर में और वो एज अ मिस्ट वहाँ पे सस्पेंडेड रहेंगे, तो ये भी एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। फिर एटमाइजर से जो परफ्यूम निकलता है, वो एटमाइजर्स का मतलब है परफ्यूम की बॉटल। वो क्या करती है कि बॉटल के अंदर जो परफ्यूम है वो लिक्विड फॉर्म में है, वो जब बाहर निकलता है तो वो छोटे छोटे एटम्स के फॉर्म में निकलता है, मतलब उसको एटमाइज करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, इसीलिए उसे एटमाइजर कहते हैं। तो ये जो परफ्यूम है वो भी एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है एरोसोल का। और स्मोक, हम स्मोक बहुत सारे तरीकों से प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सब है एरोसोल्स। अभी एक ये टर्म याद रखिएगा कि एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, ये क्या है। तो ये जो एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ है, ये मेजर है कि कितना अमाउंट कितना अमाउंट ऑफ एरोसोल एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। और ये PM2.5 का जो मेजरमेंट करते हैं उसकी प्रॉक्सी के हिसाब से भी यूज किया जाता है। जितना एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ ज्यादा होगा उतना PM2.5 लेवल भी ज्यादा होगा। तो हम PM2.5 को डायरेक्ट मेजर ना करें और एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ मेजर करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि ओके क्या है। और ये एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ जो है वो एटमॉस्फेयर में कितना एरोसोल है, कितना एरोसोल पॉल्यूशन है, ये दिखाता है। अभी हाई एरोसोल है वो क्या क्या रहेगा, तो उसके अंदर PM2.5 PM10 रहेंगे और उसके साथ में सी सॉल्ट, डस्ट, ब्लैक और ऑर्गेनिक कार्बन। ब्लैक कार्बन एंड ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब ये होता है कि जो भी धुआं होगा, स्मोक होगा, उसमें जो भी कार्बन्स रहेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब ऐसा है कि स्मोक से ब्लैक कार्बन रहेगा, ब्लैक कलर का धुआं है तो ब्लैक कार्बन। और ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब ऐसा है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जलाएंगे, जैसे कि वुड जलाएंगे या तो चारकोल है या फिर काउडंग है, तो ये सब जलाने से, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल जलाने से जो कार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, उसे ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं। तो ये सब रहेगा। और दूसरा है कि ये लोगों की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस क्रिएट करते हैं ये, ठीक है। तो ये एरोसोल पॉल्यूशन है। ये स्लाइड से याद रखना है कि एरोसोल क्या है, कि 1 माइक्रोमीटर से छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। और एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या है, कि ये एरोसोल पॉल्यूशन मेजर करने का एक एस्टिमेट है, ठीक है। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ मेजर करेंगे तो हमें PM2.5 एटमॉस्फेयर में कितना है ये भी पता चलेगा। अभी ये स्टडी की हाइलाइट्स क्या है, इसमें क्या क्या बोला गया है। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि ये स्टडी जो है वो नेशनल सिनेरियो, मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग जो स्टेट्स है उस स्टेट्स में लॉन्ग टर्म में, जैसे कि 2005 से लेके 2019 में कैसे एरोसोल पॉल्यूशन रहा है अभी तक वो, और दूसरा कि 2023 में कैसे रहेगा, तो उसका फ्यूचर सिनेरियो भी ये स्टडी में दिया गया है। यहाँ पे ये स्टडी के अंदर टॉप सोर्सेज बताए गए हैं एरोसोल पॉल्यूशन के लिए, जैसे कि वेहिकुलर एमिशन है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन ड्रिवन डस्ट है, फिर व्हीकल चलाने से जो डस्ट उड़ती है वो डस्ट है, फिर सॉलिड फ्यूल बर्निंग की वजह से जो भी ब्लैक कार्बन रिलीज होता है। तो ये सब जो है ये एरोसोल पॉल्यूशन के टॉप सोर्सेज बताए गए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम ये एरोसोल पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें ऐसे बोला गया है कि BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए हर एक स्टेट में। फिर इंजन को भी BS6 स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए। 15 साल से ज्यादा पुराने जो व्हीकल है उसे बैन किए जाने चाहिए, वो नहीं चलने चाहिए रोड पे। और थर्मल पावर प्लांट से जो भी एमिशन होते हैं वो धुआं भी कम होना चाहिए। तो ये सब अगर करेंगे तो एरोसोल पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्टडी की हाईलाइट क्या है, तो उसने लॉन्ग टर्म और फ्यूचर सिनेरियो दिया है अलग अलग स्टेट में, कितना एक नेशनल सिनेरियो दिया है कि इंडिया में कितना एरोसोल पॉल्यूशन है। टॉप सोर्सेज बताए गए हैं कि कौन से टॉप सोर्सेज है और किस तरह से उसे रिड्यूस किया जाना चाहिए।
थर्ड टॉपिक है बासमती राइस। अच्छा, ये अभी बासमती राइस हमें पता है कि जो एरोमेटिक एक अच्छी फ्रेग्रेंस वाले जो राइस है उसे बासमती राइस कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि बासमती राइस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसे थोड़ा सा सस्ता करने के लिए और कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स को भी ये बेनिफिट रहे, इसलिए ये बासमती राइस को नॉन बासमती राइस के साथ ब्लेंडिंग किया जाता है। अभी क्या देखा गया कि ये ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है कि वो जो भी ब्लेंडेड बासमती राइस है उसमें 15% से ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं किए जा सकते नॉन बासमती राइस। अगर 15% से ज़्यादा ब्लेंडिंग हुआ तो फिर उसे सिर्फ ब्लेंडेड राइस कहा जाएगा, उसे ब्लेंडेड बासमती राइस नहीं कहा जाएगा। क्यों ऐसे किया है? ताकि इंडियन बासमती राइस है उसकी प्योरिटी मेंटेन रहे, ऐसा ना हो फिर लोग बासमती राइस का टेस्ट ही भूल जाए। ये चीज़ हो सकती है, प्योरिटी नहीं रहेगी उसमें। तो इसीलिए एक है कि ब्लेंडेड बासमती राइस, इसमें से याद रखिएगा कि 15% की लिमिट दी गई है कि ब्लेंडेड बासमती राइस में 15% ही नॉन बासमती राइस ऐड किए जाने चाहिए। अगर 15% से ज़्यादा है तो उसे ब्लेंडेड राइस कहा जाएगा, और ये इंडियन बासमती राइस की प्योरिटी इंश्योर करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। अभी याद रखिए कि बासमती राइस है उसका ओरिजिन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, और उसकी यूनिक फ्रेग्रेंस होती है। ये यूनिक फ्रेग्रेंस किसके वजह से है? तो उसमें एक केमिकल रहता है 2-एसिटिल-1-पायरोलिन, ये याद रखिएगा। तो 2-एसिटिल-1-पायरोलिन जो है वो सिर्फ बासमती में नहीं मिलता, दूसरी काफ़ी सारी चीज़ में मिलता है, जैसे कि बेक्ड ब्रेड जो है, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की जो स्मेल है वो, फिर जैस्मिन राइस होते हैं, बासमती राइस है, फिर एक पंडन करके एक स्पाइस आता है उसमें है, मसाले की जात है एक, कुछ लीव होते हैं, लीफ टाइप का ये स्पाइस है, और ब्रेड फ्लावर्स, एक स्पेशल व्हाइट कलर के फ्लावर्स पाए जाते हैं, उनकी स्मेल भी ये बासमती राइस जैसी आती है। तो ये जो कस्टमरी स्मेल है बासमती की, ये 2-एसिटिल-1-पायरोलिन की वजह से है, और इन सब में भी वो पाया जाता है। दूसरा कि इंडिया जो है वो बासमती राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, 70% से ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड प्रोडक्शन का, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के बासमती राइस को जीआई टैग दिया गया है। ग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट है कि जो वो स्पेशली, ऐसे हम जानते हैं कि जैसे आगरा के पेठे, तो पेठे अगर वर्ड आया मन में तो वो आगरा ही हमारे मन में आएगा तुरंत ही, कि वहाँ के ही फेमस है, वहाँ के ही अच्छे हैं, ओरिजिनल पेठे वहाँ पे ही मिलते हैं। तो जैसे हरियाणा है तो हरियाणा के बासमती राइस अगर है, उनको जीआई टैग मिला है, तो हमें पता होगा कि हरियाणा के बासमती राइस तो उसकी अरोमा ये टाइप की होगी, दिल्ली की जो बासमती राइस है उसकी अरोमा ये टाइप की होगी। तो ये चीज़ क्या है कि थोड़ा फेमस करने के लिए जीआई टैग दिए जाते हैं, और पर्टिकुलरली जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है कि ये जगह से अगर आप लोगे और ये जगह की अगर इसकी मेड है तो ये चीज़ प्योर है, ओरिजिनल है। ठीक है, यहां से याद रखिएगा कि 2-एसिटिल-1-पायरोलिन ये कंपाउंड जो है वो ये बासमती राइस की यूनिक फ्रेग्रेंस के लिए जिम्मेदार है। 2-एसिटिल-1-पायरोलिन बासमती राइस के अलावा जैस्मिन राइस, ब्रेड, ठीक है, पंडन करके जो स्पाइस है उसमें, और ब्रेड फ्लावर्स में भी पाया जाता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 70% जितना ग्लोबल प्रोडक्शन के 70% जितना इंडिया से प्रोड्यूस होता है, और जीआई टैग दिया गया है बासमती राइस को कई स्टेट्स के। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट? Blended basmati rice will contain less than 20% of non-basmati rice. 2-acetyl-1-pyroline is found in bread flour, basmati rice and spice pandan. India is the largest producer of basmati rice. Choose the answer from the below option. तो यहाँ पे सोचिए क्या आंसर आएगा। इसका आंसर है 1 ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है, 15% है, ठीक है ना ये लिमिट, और ये सही स्टेटमेंट है कि इन सब चीज़ों में 2-एसिटिल-1-पायरोलिन पाया जाता है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बासमती राइस का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।